हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। यानी सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि हमारा हाइपरटेंशन यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर अपने हाइपरटेंशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे क्यों करने की जरूरत है और क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जो भी नोट्स हैं वो आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर जो है देखने को मिल जाएगी। गूगल पर जाकर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी फार्माकोलॉजी की जो भी वीडियोस हैं वो आपको हमारी फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, तो उसको आप लोग चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा टर्म है हाइपरटेंशन, इसका मतलब होता है हमारा यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे हाइपरटेंशन अगर हम लोग देखना चाहते तो हाइपर का मतलब हो गया हाई और टेंशन का मतलब ही होता है प्रेशर। अब चूंकि हम लोग इसको बात कर रहे हैं अपने हार्ट के बारे में, तो हमारा हार्ट में सॉरी कह सकते हो कार्डियोवास्कुलर के बारे में, तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है। देखो, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर एक्सल्टेड बाय ब्लड ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो जब हमारा ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है, तो देखो जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसकी जो वॉल्स हैं इनके अंदर कुछ प्रेशर भी तो लगा रहा होगा। तो जो प्रेशर हमारा वॉल्स पे लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये हमारा जो ब्लड है ये प्रेशर लगा ही क्यों रहा है, यानी कि इतनी भी इसको क्या जरूरत पड़ रही है कि हमारा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको, या फिर ब्लड प्रेशर क्यों ही होता है, मतलब क्या जरूरत है इस ब्लड प्रेशर की। तो देखो एक चीज़ समझो आप लोग कि जैसे हमारा जो हार्ट है उसको हमारी ब्लड सप्लाई बहुत जगह करनी होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको सिर्फ अपने आसपास ब्लड सप्लाई करनी है, उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करनी है। अब जैसे एक बहुत ही सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि मान लो ये हमारा हार्ट है और इसको हमारी ऊपर की तरफ भी तो ब्लड सप्लाई करनी है। अब अगर मान लो इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर नहीं होगा हमारे वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो हमारा ज़्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। देखो एक चीज़ समझो कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा दूर तक हमारा ब्लड की सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और जब वही प्रेशर हमारा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे देखो, इट इज अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मली हाई, ठीक है, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत लंबे टाइम तक हाई रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखो क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये नहीं होता है कि मान लो कभी आप लोगों ने नापा, आप लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत हाई हो गया तो आप लोगों ने बोल दिया हाइपरटेंशन हो गया, नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है जब बहुत लंबे समय तक, ठीक है, आप लोग का ब्लड जो है प्रेशर हाई रहता है, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। बाकी हम लोग बात करें तो इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट नैरोड एंड कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट्स वॉल। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाइपरटेंशन के अंदर है और यही चीज़ हमारे पूरे हाइपरटेंशन का बेस है। देखो एक चीज़ समझना, हमारा ब्लड प्रेशर सिर्फ दो कंडीशन में ही बढ़ सकता है, ठीक है। पहले कंडीशन क्या होती है कि या तो हमारा जो वेसल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारी नैरो हो जाए। यानी कि देखो सिंपली बात है कि मान लो हमारा ये ब्लड वेसल्स का नॉर्मल साइज है, यहाँ पे ब्लड हमारा आसानी से फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी नैरो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो सकता है जो हमारा, अच्छा एक चीज़ बिल्कुल सिंपली समझो कि मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, और उसको फ्लो होने के लिए मान लो इतनी जगह मिल रही तो आराम से फ्लो हो रहा है, और वही जगह अगर इतनी कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सिंपली कह सकते हो कि जैसे मान लो हमारी पानी की जो पाइप होती है, आप लोगों ने खुद भी किया होगा कि पानी की पाइप जब नॉर्मली होती है तो हमारा नॉर्मल कह सकते हो प्रेशर से हमारा पानी निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काफ़ी प्रेशर बढ़ाने के लिए पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं आगे से, ठीक है, तो हम लोग जैसे ही पाइप को दबाते हैं तो क्या होता है, पानी का प्रेशर हमारा काफ़ी दूर तक चला जाता है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है
कि जो हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, तो मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये हमारा ब्लड का अमाउंट है जो कि इस ब्लड वेसल में एंटर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड अमाउंट है। तो यहाँ पे देखो चलो ठीक है, इतना हमारा अमाउंट है, इतना एंटर हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर ये हमारा ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो कह सकते हो कि अभी इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि मान लो जैसे हम लोग जो पाइप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लो कि पहले हम लोगों ने किसी बहुत ही छोटी पाइप से उसको कनेक्ट किया जिसमें बहुत कम पानी आ रहा है, तो उसका प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी पाइप को बहुत ही हाई मान लो किसी मोटर से कनेक्ट कर दें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो, पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर दो कंडीशन में बढ़ सकता है, या तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी नैरो हो गई हो, और या तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो हमारे यहाँ पे बढ़ गया हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट नैरोड, यानी कि जब हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ही नैरो हो जाती हैं, एंड कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट वॉल, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वेसल की वॉल है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कैन टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, बट इवेंचुअली हाई ब्लड बीपी एंडेड अप डैमेजिंग वॉल्स ऑफ हार्ट एंड लीड्स टू हार्ट फेलियर। देखो एक चीज़ समझना कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, और जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी इतनी कैपेबल होती हैं कि अगर मान लो काफ़ी दिनों तक, जैसे महीनों तक या फिर सालों तक भी अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ये उसको मैनेज कर सकती है, यानी कि उसको कह सकते हो सह सकती हैं, ठीक है, हैंडल कर सकती हैं। लेकिन एट लास्ट में क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे टाइम तक हाई चलता ही रहता है, तो एट लास्ट में क्या होता है कि वो हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है या फिर कह सकते हो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे एट लास्ट में काफ़ी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एट लास्ट में जो हमारा हार्ट है वो हमारा फेल हो जाता है। अब देखो हार्ट फेलर के बारे में भी हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी हम लोग थोड़ा सा अगर एक थोड़ा सा एक चीज़ें को देखें तो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स अप्रॉक्स 1.5 बिलियन एडल्ट पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। देखो 1.5 बिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने एडल्ट पीपल हमारे क्या कर रहे हैं कि हमारे हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि इतने ज़्यादा लोगों को ये बीमारी है। तो देखो ऐसा है ना कि हाइपरटेंशन की भी कई स्टेजेस होती हैं, जैसे सबको यहाँ पे इतना एक्सट्रीम हाइपरटेंशन नहीं होता है, कुछ लोग काफ़ी लो स्टेज में होते हैं जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अपने हाइपरटेंशन की स्टेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो हाइपरटेंशन की स्टेजेस जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। जैसे जब नॉर्मल आप लोग को पता होगा तभी तो आप लोग ये बता पाओगे कि हाई कितना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तो पता होती है आप लोगों में से कई लोगों की नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन आखिर मतलब ये होता क्या है, 120 क्या होता है, 80 क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ठीक है, कि जैसे ये जो हमारा हार्ट होता है, तो अभी हम लोगों ने चलो बहुत आसानी से देख लिया कि हमारा हार्ट में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा जब चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा चला जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में। बाकी यहाँ पे इस साइड हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से चला जाता है, मतलब ये अपने आप ही चला जाता है हमारा ब्लड? नहीं, बिल्कुल भी अपने आप नहीं जाता है। तो ये कैसे जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एक चीज़ आप लोग समझो कि जैसे जब हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसी टाइम हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ट्रांसफर होता है। तो ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा राइट एट्रियम है और राइट लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, यानी जो दोनों एट्रियम है ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझो कि ये दोनों क्या है, अभी ये दोनों हमारा ब्लड से फुलफिल है, यानी अभी हमारा वेंट्रिकल्स में कोई भी ब्लड नहीं है, यानी कह सकते हो सिर्फ हमारा एट्रियम में कह सकते हो यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों से ब्लड को अगर हमारा राइट वेंट्रिकल में भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है तो यहाँ पे क्या होगा, इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा पिचकना, ठीक है, थोड़ा सा दबना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों एट्रियम्स हैं ये हमारे करते हैं मतलब थोड़ा सा दब जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब ये दबते हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमारा इन दोनों से ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, हमारे राइट वेंट्रिकल और
लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जब हमारा एट्रियम से ब्लड हमारा वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। अब देखो एक चीज आप लोग को पता है कि इन वेंट्रिकल से भी ब्लड हमारा कहाँ जाता है, देखो राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारा पुल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट एट्रियम से हमारा कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑल्टा में। तो अब यहाँ पे ऑल्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड भेजना है तो अब हमारे वेंट्रिकल्स को भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इन दोनों में ब्लड जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में ये जो हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड है, ठीक है, यानी देखो राइट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये हमारा जाएगा ऑल्टा में और ये हमारा जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये दोनों थोड़ा सा पिचकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दबते हैं। आई नो बहुत ही थोड़ा सिली वर्ड लग रहा है, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्शन आप लोग समझ रहे होगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जाता है लेफ्ट, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल्टा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जा रहा है ऑल्टा में और राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जा रहा है पुल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से ब्लड हमारा जा रहा है पुल्मोनरी में और यहाँ से हमारा जा रहा है ब्लड ऑल्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हमारा होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन और फिर हमारा होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और इसके बाद हमारा होता है कंप्लीट जो है रिलैक्सेशन। यानी देखो अभी क्या होंगे, अभी इन दोनों स्टेप के बाद हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो यहाँ पे दोबारा से पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से हमारे दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कह सकते हो कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेप होती है हमारे इन दोनों के बाद। तो यहाँ पे कह सकते हो हमारी 3 स्टेप हमें देखने को मिलती है जब भी हमारा ब्लड ट्रांसफर होता है। पहला होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारे यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी आप लोग समझ के ना कि वो ब्लड प्रेशर जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, यानी कि जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जो ब्लड प्रेशर हमारा जब ये दोनों हमारे रिलैक्स होते हैं, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन के टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीपी थोड़ा ज़्यादा होगा और जब हमारा रिलैक्सेशन होगा तो बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन सिस्टोलिक मतलब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू 120 mm ऑफ Hg, यानी 120 या फिर उससे कम, थोड़ा सा कम अगर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर कम है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी। और अगर इस 80 या फिर उससे थोड़ा सा कम है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आप लोग समझ गए, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना, 120/80 mm ऑफ Hg। अब ऑल तो देखो एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा अगर पता हो कि आजकल ना थोड़ा सा क्या है कि लाइफस्टाइल हमारी इस तरीके से चेंज हो चुकी है, स्ट्रेस हमारी लाइफ में इस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है कि हम लोग जो है 130/80 या फिर 130/90 mm ऑफ Hg को भी नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। बट फिर भी ये एक आइडियल वैल्यू होती है कि 120/80 है तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। तो ये हो गया नॉर्मल। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई इस नॉर्मल से अगर जैसे जैसे बढ़ना चालू होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हाइपरटेंशन की स्टेज डेवलप हो रही है। तो सबसे पहली स्टेज आती है हमारी प्री हाइपरटेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में नहीं होता है लेकिन हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसकी हमारा सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू होती है 120 to 139, ठीक है, यानी प्री हाइपरटेंशन में जितनी बीपी होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो जाती है हमारी 80 to 89। अब उसके बाद आती है हमारी स्टेज नंबर 1, यानी यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका होता है, स्टेज 1 का होता है, ठीक है, यानी बहुत खतरनाक भी नहीं होता है लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बीपी जो है वैल्यू हो जाते हैं 140 से 160 और 90 से कह सकते हो लगभग 100 के बीच में। और फिर आता है हमारा सबसे सीवियर स्टेज नंबर 2, यानी यहाँ पे जो हमारा बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा अगर हमारी बीपी 160 से भी पार चली जाती है, ठीक है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करें तो हमारी ये 100 से भी पार चली जाती है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेज नंबर 2 जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है हाइपरटेंशन की। तो ये होते हैं हमारी स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे कि जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ 1.5 बिलियन एडल्ट, तो यहाँ पे सबको हमारे स्टेज 2 नहीं होता है, कुछ को हमारे स्टेज 1 होता है, कुछ हमारे प्री हाइपरटेंशन में भी होते हैं। तो लेकिन एक बार कह सकते हो कि लगभग इतने पीपल आज के दिन में हमारे पूरे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन के खतरे में हैं, यानी बहुत एक कॉमन बीमारी हो चुकी है आज के दिन में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई सबसे कॉमन रीजन है ना इसका स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी हम लोग इसके रीजन्स में देखेंगे।
बाकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन को हम लोग यहाँ पे दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहली बात जो है एक और नाम से जानते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। और देखो एक चीज़ समझना कि अगर मान लो किसी को भी हाइपरटेंशन होता है, तो मान लो पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोगों को हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब कहीं भी मान लो 100 लोगों को हो रहा है, तो उसमें से 95 यानी कि 95 लोगों को जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, यानी 95% पीपल विथ हाई बीपी सफर्ड विथ प्राइमरी। अब यहाँ पे इसके अंदर सबसे मेन खासियत क्या होती है, इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है? बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जनरली कॉजेज बिहाइंड दिस आर अनआइडेंटिफाइड। यस, एंड दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि भाई हाइपरटेंशन क्या होता है ना, ये हमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे हम लोग कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते कि हाँ इसी चीज़ की वजह से हो रहा है, और यही इसकी सबसे कह सकते हो बेकार बात है, ठीक है। यानी हाइपरटेंशन अगर किसी को डेवलप भी हो रहा है तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसके पीछे एक्चुअली क्या रीजन है, मतलब इसके पीछे कोई एग्जैक्ट कॉज पता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये हमारा होता है प्राइमरी। और फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी, ठीक है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ऑफन अराइज्ड बाय अदर मेडिकल कंडीशंस सच एज किडनी, आर्टरी, हार्ट और एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स। यानी कि अगर मान लो हमारे किडनी में कोई डिजीज हो गई, हमारे आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई और भी प्रॉब्लम है, या फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हमारे बीपी को बढ़ाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो है इट्स लेस कॉमन देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, अफेक्टिंग 5 to 10% ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। यानी कि देखो लगभग 95-90% में तो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है जिसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता है। बाकी कुछ जो बच जाते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं जिसके पीछे हमें थोड़ा बहुत रीजन कह सकते हो मालूम होता है, यानी इसके पीछे कुछ और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है, और ये हमारे यंगर पीपल में मोर कॉमन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर सिंपली आप लोग याद रखो तो प्राइमरी का हमें कॉज नहीं पता है, और जनरली का हमें सेकेंडरी का हमें कॉज थोड़ा सा पता होता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है एटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग को समझना होगा हमारे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन का क्या मैकेनिज्म होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझोगे ना तो वो चीज़ आप लोग को ज़्यादा इजिली समझ में आएगी। अब देखो पैथोजेनेसिस, सबसे पहले इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सिंपली मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी जो हमारी बीमारी है वो हमारी किस तरीके से डेवलप हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो देखो पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन इज ऑफन मल्टीफैक्टोरियल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो हाइपरटेंशन है, जैसा कि हमें पता है कि भाई जब इसके पीछे हमें कोई एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो इसका जो कह सकते हो कि जो पैथोजेनेसिस एंड मैकेनिज्म है वो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। बाकी इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ इन वजह से हो सकता है कि हमारा हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज्ड आर्टेरियल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलर, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। तो ये चारों हमारे कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझा सकते हैं कि हाँ हमारा हाइपरटेंशन हाँ डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इंक्रीज्ड आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड आर्टेरियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्टरी है ना उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, यानी कि ब्लड को कह सकते हो ये थोड़ा सा रोकने की पावर जो है आर्टरी के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये कैसे होता है, एन इंक्रीज इन आर्टेरियल रेजिस्टेंस कैन लीड टू हाइपरटेंशन बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर विद इन आर्टरीज, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आर्टरी में कुछ भी रीजन की वजह से अगर ब्लड को वो आगे फ्लो ही नहीं होने दे रही है, ठीक है, और ब्लड फ्लो होने में रेजिस्टेंस कॉज कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, है ना। बाकी ये हमारा क्यों होता है, इट कैन बी अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग थिनिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ इलास्टिन। यानी कि देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर जो इसकी मतलब ये समझो कि ये हमारा इलास्टिन वगैरह से ही बनी होती है, ठीक है, मतलब इसके पीछे हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेन क्या होता है, इलास्टिन वगैरह होते हैं। तो अगर वो हमारे फ्रैक्चर हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, या फिर इंक्रीज्ड कोलेजन डिपोजिशन, या फिर क्या हो जाए, बहुत ध्यान से देखना कि जो हमारी आर्टरी मतलब जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर हमारा कुछ कोलेजन डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे आर्टरी है उसके अंदर अगर कुछ डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है, इंक्रीज्ड कोलेजन डेपोजिशन एंड इंक्रीज्ड वॉल थिकनेस। देखो कोलेजन डेपोजिशन का मतलब क्या है कि कोलेजन हमारा एक कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है। आप लोग अगर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होगे तो पता होगा।
तो यहाँ पे अगर किसी वजह से ये हमारा कोलेजन यहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारी आर्टरी की थिकनेस बढ़ जाएगी, और आर्टरी की वॉल की अगर थिकनेस बढ़ी तो हमारा आर्टरी नैरो नहीं हो गई। देखो पहले क्या था, पहले हमारा ब्लड को फ्लो होने के लिए इतनी जगह मिल रही थी, और अब यहाँ पे इस पार्ट में अगर देखो तो जगह कम नहीं हो गई, और जगह कम हो गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी इट फर्दर इंक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड CHF। तो देखो इन सभी के बारे में, इन दोनों के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे, बाकी स्ट्रोक के बारे में हम लोग ब्रेन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वजह से स्ट्रोक वगैरह की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और बाकी हम लोग बात करें अपने सेकेंड मैकेनिज्म की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्रॉनिक रीनल फेलर। देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि किडनी का, अच्छा रीनल मतलब सबसे पहली बात होता है किडनी, ठीक है। रीनल जहाँ भी आप लोग देखिए, आप लोग समझ जाना किडनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे किडनी फेल होने से हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम आ जाती है और कैसे इफेक्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझना। व्हेन किडनी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली देन इट फेल्स टू एक्सक्रीट नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम दैट लीड्स टू सोडियम रिटेंशन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहली बात कि किडनी हमारा क्या करती है भाई, किडनी हमारे करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझ जाओगे। बाकी इतना सिंपली समझो कि किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब अगर मान लो हमारे किसी तरीके से किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो किडनी है वो हमारे फेल्स टू एक्सक्रीट नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम। देखो जब ब्लड का हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो ब्लड के अंदर कई सारे हमारे कह सकते हो क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कई सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको हमारी किडनी क्या होती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। यानी जो भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू क्या होता है, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर इसके फंक्शन में प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, इन जो ये जो वेस्ट निकाल रही थी, हो सकता है कि ये वेस्ट जो है कुछ चीज़ें ना निकाल पाए। तो यहाँ पे इसी तरीके का एक वेस्ट हमारा कह सकते हो Na+ होता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि Na+ पूरा वेस्ट होता है, लेकिन अगर Na+ ज़्यादा है तो उसको निकालना भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि किडनी में जब प्रॉब्लम आती है तो ये Na+ को सिक्रीट करना कम कर देती है। यानी Na+ का क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कह सकते हो जमा होना। यानी Na+ क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और देखो ये Na+ क्या होता है, Na+ और वाटर कह सकते हो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। अब देखो जब आप लोग रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोग समझोगे कि अगर Na+ हमारा इकट्ठा होना चालू हो गया तो उसकी वजह से हमारा वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। यानी हमारा पानी भी बहुत ज़्यादा ब्लड में कह सकते हो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी में वाटर भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा, उसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा भाई, वाटर हमारा अल्टीमेटली हमारे ब्लड के वॉल्यूम को ही तो बढ़ाएगा। और जैसे हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि हमारा हाइपरटेंशन सिर्फ दो वजह से होता है, या तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाए या तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, एट लास्ट में हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा जो हमारा कॉज करेगा हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, किडनी भी हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती है। यानी अगर हमारा जो है किडनी काफी लंबे समय से फेल हो जाए। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नाउ दिस सोडियम रिटेंशन कॉजेज वाटर रिटेंशन दैट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। और आप लोग इस चीज को समझ चुके हो, ओके। और थर्ड मैकेनिज्म हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। अब ये सिंपैथेटिक आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। देखो ये जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है सेंट्रल, दूसरा होता है पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल हमारा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है सिंपैथेटिक, दूसरा हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। अब हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में इसको पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो बस बिल्कुल इतना सिंपली समझो कि ये जो सिंपैथेटिक है ना, ये जनरली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसको यहाँ पे सिंपली समझो, स्ट्रेस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सबसे पहली बात कि एक्टिवेट ही कब होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने लगते हैं, या फिर कुछ अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ से हमारा एक कह सकते हो हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, नाउ दिस लीड्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो वर्ड कार्डियक आउटपुट है तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। बाकी ये समझो कि अल्टीमेटली इसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आर्टरी का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से भी हमारा हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। और बाकी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस मैकेनिज्म होती है हमारे एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। अब ये क्या रास सिस्टम आखिर क्या चीज़ है, तो
यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। देखो रास का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहली बात इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि रेनिन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि किडनी रिलीज करती है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन हमारा क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि हमारा लिवर रिलीज करता है। बेसिकली एंजियोटेंसिन ही हमारा रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन ये दोनों हमारे रिलीज होते हैं, रेनिन हमारा किडनी से और एंजियोटेंसिनोजन हमारा लिवर से। when they both combines activates एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, यानी अगर ये दोनों एक साथ में रिलीज हो गए किसी तरीके से, तो ये दोनों कंबाइन करके कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारा एट लास्ट में एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है। अब ये रिलीज होकर आखिर क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग इन तीनों को नाम एक साथ बोल देते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इस सिस्टम से आखिर होता क्या है, आखिर ये मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन हमारा क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि ये लिवर से रिलीज होता है, और रेनिन हमारा क्या होता है, किडनी से रिलीज होता है। तो अगर ये दोनों हमारे किसी तरीके से एक साथ रिलीज हो जाते हैं, अच्छा ये दोनों क्यों एक साथ रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि मतलब अभी हम लोग कॉजेज देखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कह सकते हो किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो हमारा रेनिन रिलीज कर दिया, ठीक है। बाकी एंजियोटेंसिनोजन तो हमारा कह सकते हो नॉर्मली लिवर रिलीज करता ही रहता है, लेकिन ये हमारा कोई मतलब कह सकते हो इनएक्टिव होता है, जब तक इसको रेनिन नहीं मिलेगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ये रेनिन से कंबाइन करता है वैसे ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 भी हमारा कह सकते हो कुछ भी हार्मफुल नहीं है, या फिर ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसकी हेल्प से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो ACE इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो इसका नाम भी क्या है कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है भाई, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब देखो ये भी डिपेंड करता है कि कब हार्मफुल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हार्मफुल होता है, कभी कभी ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो ऑलरेडी अगर हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हो, उस टाइम अगर ये रिलीज हो जाए तो ये क्या करता है, ये हमारा देखो क्या क्या करता है। सबसे पहले तो ये हमारा करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तो भाई इसकी वजह से तो हमारा बीपी बढ़ेगा ही। और उसके बाद ये हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कर देता है, तो हम लोगों ने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। और उसके बाद ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा। और उसके बाद भाई ये हमारा जो है एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। मतलब एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये हमारा उसको स्टिमुलेट कर देता है, तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो गया। अब ये एल्डोस्टेरोन भी अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो इस सब की वजह से एट लास्ट में क्या होगा भाई, ये सारी चीजें हमारी ब्लड प्रेशर को ही तो बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट में हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो देखो ये हमारी कुछ मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन के पीछे एग्जैक्ट रीजन बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने कुछ इटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन को, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट कि एज वी डिस्कस्ड अर्ली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि देखो हाइपरटेंशन के पीछे एग्जैक्टली क्या कॉज है इसको बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बट हेयर आर सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। यानी कि फिर भी हम लोग कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। अब देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग जो है लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इनएक्टिवनेस रखेंगे, ठीक है, तो एट लास्ट में क्या होगा, हमारी बॉडी में कह सकते हो कि ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी एट लास्ट में हाइपरटेंशन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रेस कैसे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। और ओबेसिटी, तो ओबेसिटी देखो क्या होता है कि जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। तो वेट गेन मतलब क्या होता है, फैट क्या होता है भाई, फैट हमारा होता है एक टाइप का लिपिड, और लिपिड जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो लिपिड क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में जो है इकट्ठा होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो हाइपरटेंशन हो ही जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एट लास्ट में हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो रही हैं।
और उसके बाद हाई सोडियम डाइट। तो भाई सोडियम मतलब क्या, सोडियम मतलब वही Na+, और Na+ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में तो ये क्या करेगा, सिंपल हम लोगों ने देखा वाटर को बढ़ाएगा, और वाटर क्या करेगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नमक अगर आप लोग खा रहे हो तो भी बीपी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बीपी पेशेंट्स को बहुत ही कम नमक वाले खाने की सलाह दी जाती है। और बाकी अल्कोहल, तो अल्कोहल से भी इनडायरेक्टली क्या होता है कि भाई अल्कोहल जो है कह सकते हो कि वेट गेन या फिर कह सकते हो ओबेसिटी बढ़ाने का काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की तरीके से वो हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बाकी स्मोकिंग, तो स्मोकिंग देखो सिगरेट में हमारा मेन कंपोनेंट हमारा क्या होता है, निकोटीन, और ये हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा बीपी बढ़ जाएगा। और उसके बाद हमारा किडनी डिजीज, तो हम लोगों ने देखा कि किडनी कैसे हमारी हार्ट जो है हाइपरटेंशन को कॉज करती है। बाकी डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ भी वही है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज़ में हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है ना ब्लड में बहुत ज़्यादा, तो ये शुगर लेवल जो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो ये भी हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। बाकी एज, देखो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मान लो अगर जैसे जैसे आप लोग की एज बढ़ती है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबको नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप लोग की फैमिली हिस्ट्री कैसी है। और हमारी कुछ ऐसी मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि जिसका साइड इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारी कुछ दवाएं भी हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेसिक मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सब चीज़ें समझ गए होंगे। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में हाइपरटेंशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम्स की, तो कौन कौन से सिम्टम्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो हेडेक हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है भाई, हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई या फिर कह सकते हो थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारी हार्ट वेसल्स या फिर नैरो हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे हमारे ब्रेन्स की ब्लड जो भी ब्लड वेसल्स है अगर वहाँ पे सप्लाई कह सकते हो थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो हमारा हेडेक हो सकता है। बाकी डिजनेस मतलब थोड़ा सा हम लोग को चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और ब्लड विजन यानी कि अगर हमारी कह सकते हो कि जो आई के अंदर भी जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे भी कह सकते हो सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। बाकी नॉजिया एंड वोमिटिंग, तो ये तो भाई बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है कह सकते हो हर एक बीमारी का। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बाकी फटीग यानी कि थकावट हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, और इररेगुलर हार्ट बीट, तो ये सारे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि हाइपरटेंशन है। लेकिन देखो यार वही चीज़ है ना कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सिर्फ हार्ट अटैक या फिर कह सकते हो हाइपरटेंशन के नहीं है, ये बहुत सारे कह सकते हो बीमारियों के मतलब साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो सिर्फ इन साइन एंड सिम्टम्स से पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। देखो हाइपरटेंशन को ना एक मतलब बहुत ही कह सकते हो साइलेंट किलर बोला जाता है। मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक अगर होता भी है ना तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है इसकी वजह से ये। बाकी बात करें हम लोग जो है कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि इसकी वजह से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या फिर इसकी वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन अगर काफ़ी लंबे समय तक हो तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल कर सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम कर सकता है। तो स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी रेटिनोपैथी यानी कि हमारे जो हमारी आई की रेटिना होती है वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में, यानी कि हमारी वो दवाएं जो कि हमारे इस हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग बुक में क्लासिफिकेशन आप लोगों को अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। बाकी ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे KD त्रिपाठी के 8th एडिशन से रेफर किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को जनरली देखेंगे। बाकी देखिए ये क्लासिफिकेशन भी काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, तो बाकी अपने सिलेबस के हिसाब से हम लोग इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं उन्हीं को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें से सारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। वैसे सारी ही हमारे हाइपरटेंसिव एजेंट्स होती हैं नो डाउट। ठीक है, बट जो मेनली हमारी यूज़ की जाती हैं और मेनली जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह थोड़ा देखने को मिलता है उन क्लास को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्लास हमारी डायूरेटिक्स आ जाती है। अब देखिए इन सभी के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग बस नाम देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डायूरेटिक्स आ जाता है। इसके अंदर हमारी 3 क्लास आप लोग को पढ़नी है। वैसे डायूरेटिक्स के ऊपर पूरा आप लोग का सेपरेट चैप्टर दे रखा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये हमारे हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद हमारी अब इसके अंदर भी कई क्लास है, जैसे इसके अंदर थायाजाइड्स एक अलग क्लास हो गई। ठीक है, अब थायाजाइड्स के अंदर
हमारी ड्रग्स आ गई हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडीन, ठीक है, क्लोरथैलिडोन, और उसके बाद हमारा इंडेपेमाइड। तो ये सारी मतलब इसके अंदर अलग अलग क्लास की, जैसे हाई सेलिंग डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में हमारा जैसे स्पायरोनोलैक्टोन हो गया। तो ये सारी इसके अंदर मतलब अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग ड्रग है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लास की बात करें तो हमारा एसी इनहिबिटर्स आ जाता है। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हो कि हमारा रास सिस्टम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में। तो रास में हमारा सबसे मेन एंजाइम कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहाँ पे उसको इनहिबिट करने वाली हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ठीक है, तो वही तो हमारा सबसे मेजर रोल प्ले करता है एट लास्ट में। तो वो रोल अपना कब प्ले करे, जब वो अपने रिसेप्टर में ब्लॉक करेगा। और हमारे दो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होते हैं, एक 81 82, ठीक है। तो 81 को ये मेनली ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं। तो जब ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन अपना जो भी इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड हमारा आ जाता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो आप सभी को पता है कि भाई रास सिस्टम हमारा मेन एक्टिवेट कब होता है, जब उसमें रेनिन का मेजर रोल होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रेनिन को ही इनहिबिट कर दें, ठीक है, तो हमारा रास सिस्टम काम कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारा यहाँ पे एक ड्रग्स आ जाती हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले लेक्चर में देखा कि मेन हमारा जो कैल्शियम आयंस होते हैं वही हमारे कॉन्ट्रैक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फेज 3 में जब हमारा कैल्शियम ही कंटिन्यू जब अंदर आता रहता है, ठीक है, तभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चलता रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेटू फेज हमारी आप लोग को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो आप ये समझो कि कैल्शियम, कहीं भी कैल्शियम आप लोग को दिख जाए तो आप इतना समझो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। देखो आप सभी को पता चल चुका है कि कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, ठीक है, या फिर ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने से ही मेनली हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो हमें वही तो करना है, हमें या तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है या तो ब्लड वॉल्यूम को थोड़ा कम करना है ना, दो ही चीजें हमें करनी है। तो ये सारी ड्रग्स कहीं ना कहीं उसी तरीके से काम करती हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट आ जाता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम भी बहुत मेजर रोल भी करता है। तो जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जैसे अल्फा और बीटा, ठीक है, तो उनको भी ब्लॉक करके हम लोग यहाँ पे अपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हमारा हाइपरटेंशन में अपना रोल ना प्ले करे, ठीक है। तो इसमें हमारे बीटा, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, बीटा अगर हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके तो अल्फा ब्लॉकर्स हो गए। अब इसके अंदर भी हमारी कुछ ड्रग्स हो गई। उसके बाद हमारा फिर आ जाता है नेक्स्ट जो है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये हमारे दोनों के लिए सेलेक्टिव होती हैं। उसके बाद हमारे सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स आ जाते हैं। तो इसमें भी हमारी ये भी बेसिकली हमारे ये अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके हमारा ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा मतलब डायलेट करने का काम करती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइनली आ जाता है वैसोडाइलेटर्स। तो भाई सिंपल है, ये हमारा क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ही डायलेट कर देगा। वैसोडाइलेटर्स ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो ही जाती है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज आ जाते हैं। अब आप देखिए इतना परेशान मत होइए, आप लोगों को ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोग को यही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ ही चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो उन्हीं पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए करने को तो हम ये 10 को बहुत डिटेल में देख सकते थे, बट बिलीव में बहुत लंबा लेक्चर हो जाता ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी भी मेरे हिसाब से ये शायद टोटल जो है 20 से 25 पेजेस का कंटेंट बन गया है सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुआ जा रहा है, इसीलिए आई थिंक आप लोग भी इतना ज़्यादा लॉन्ग पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लास को ही डिस्कस किया हुआ है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। जितना इसमें है उतना मतलब अगर डायूरेटिक्स आता है तो यही चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्लास हमारी डायूरेटिक्स हो जाती है। अब डायूरेटिक्स देखिए यहाँ पे वैसे इसको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में अलग से दे रखा है, तो इसको हमें दोबारा पढ़ना है, वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी सिंपली समझो डायूरेटिक्स का मतलब क्या है। देखो डायूरेटिक्स यानी कि हमारा यूरेटिक्स मतलब समझ लो यूरेसिस यानी यूरिनेशन हो गया, और डाई मतलब डबल, यानी ऐसे इसको समझो कि हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे यूरिन के अमाउंट को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती हैं। यानी कि कह सकते हो ये यूरिन आउटपुट को हमारे कह सकते हो यूरिन डिस्चार्ज को हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं, यूरिन के वॉल्यूम को। अब आप लोगों को देखिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यूरिन जो है वो हमारे ब्लड से ही फिल्टर होकर तो बनता है, यानी जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तभी हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो हमारे यूरिन का वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा दें किसी तरह, तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम भी तो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्लड से ही तो यूरिन बन रहा है। तो अगर यूरिन बढ़ गया तो ये ब्लड से ही तो कहीं ना कहीं फिल्टर होगा, तो ब्लड के वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा ब्लड नहीं होगा तो हमारी जो वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये डायूरेटिक्स काम करते हैं, इतना सिंपली आप लोग समझो।
बाकी देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वैसे हम कह रहे हैं इसको हम लोग डाययूरेटिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इतना आप लोग समझो कि उसमें हमारे 2-3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हमारा ब्लड बेसिकली फिल्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट जो भी कह सकते हो, हाँ मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह कह सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी कह सकते हो इंपॉर्टेंट हमारे आयंस होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे दोबारा से ब्लड में जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जैसे इसमें हमारा सोडियम वगैरह हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड वगैरह हो जाते हैं, और यहाँ पे वाटर वगैरह भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो सारे हमारे थोड़ा ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो जरूरी होते हैं। एंड एट लास्ट में हमारा हो जाता है नेक्स्ट स्टेप सिक्रीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोबारा से जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई हैं अभी भी ब्लड में फिल्टर होना जरूरी है, वो दोबारा से हमारे यूरिन में फिल्टर कर दी जाती हैं। और इन तीनों स्टेप से होता है वो हमारे यहाँ पे यूरिन फाइनली जो है बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जितने भी ड्रग्स देखेंगे वो हमारे इस रीअब्जॉर्प्शन वाले स्टेप पे ज़्यादा काम करेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे, बस आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स हमारी आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। बाकी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे देखो इनकी एबिलिटी होती है ब्लड प्रेशर को लो करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिन का अमाउंट को बढ़ा देंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा, है ना। दे अचीव दिस बाय प्रमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन। तो देखिए ये यहाँ पे काम कैसे करते हैं कि बेसिकली ये सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है अभी अपनी जो है पैथोजेनेसिस में देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे सोडियम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखिए ये तो आप सभी को पता ही है कि अगर किसी का बीपी बढ़ा होता है तो सबसे पहले उसको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि नमक में क्या होता है भाई, सिंपल सा बात है, सोडियम होता है, और ये सोडियम हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब उनके एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन यानी कि जो हमारा दोबारा से ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा रहे थे उनको थोड़ा कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे यूरिन से ही बाहर जाने लगते हैं और हमारा थोड़ा ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है, ठीक है, विच डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी अल्टीमेटली लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारी पहली, इसके अंदर भी हमारी सब क्लासेस थी कुछ, ठीक है। तो पहली सब क्लास थी हमारी थायाजाइड्स। एंड अगेन हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अपने डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में। बाकी अभी आप लोग बस सिंपली समझो, थायाजाइड्स हमारी यहाँ पे जो है मोस्टली प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं। मतलब कि अगर हमारी मान लो हाइपरटेंशन है और अगर उसमें डायूरेटिक्स दी जा रही है तो थायाजाइड्स सबसे ज़्यादा दी जाने वाली ड्रग्स होती हैं। बाकी दीज डायूरेटिक्स आर इनएक्सपेंसिव फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत ही इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, और फर्स्ट लाइन मतलब कि वही चीज़ें कि फर्स्ट चॉइस होती हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के लिए अगर हमें डायूरेटिक्स देनी है तो, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी को हाइपरटेंशन मतलब ऐसे बीपी अचानक से बहुत बड़ा होता है तो जो सबसे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होती है वो हमारी ACE इन्हिबिटर्स होती हैं। तो इनको भी हम लोग देखेंगे। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए थायाजाइड डायूरेटिक्स, अब इसके अंदर भी कुछ ड्रग्स आ जाते हैं जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, एक्टिंग प्राइमरी ऑन किडनी रिड्यूसिंग द ब्लड वॉल्यूम। तो वही चीज़ें किडनी पे एक्ट करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को लो करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें तो थायाजाइड्स हमारे क्या करते हैं, अब देखिए मेन चीज यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारे जो है सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्टर को यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली करते क्या है कि जैसे जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन वाला जो फेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जैसे सोडियम और क्लोराइड के चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो सोडियम होता है वो दोबारा से यूरिन से हमारा ब्लड में जो है रीअब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये इस चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। अब जब चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये सोडियम और क्लोराइड दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो सोडियम भी और क्लोराइड भी दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन है, ठीक है, मतलब कि उसका यूरिन से बाहर जाना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और हमारे यहाँ पे जो है हाइपरटेंशन की स्टेट थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो देखिए वैसे डिफरेंट ड्रग्स की ये प्रोफाइल हमारी चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक जनरल वे में बात करें कि हमारी थायाजाइड्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं तो थायाजाइड्स हमारे जनरली ज़्यादातर जो थायाजाइड्स हैं वो ओरली दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ड्रग्स में। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से मॉडरेटली बाइंड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो है वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट ड्रग्स का जो है
कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो लगभग मतलब कि ओरली इनको लेने के 2-3 घंटे बाद इनका एक्शन देखने को मिलता है। और पीक इफेक्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्शन का टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 12 से 24 आवर्स से लेके जो है 48 आवर्स तक देखने को मिलता है। मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरथायजाइड है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है 12 घंटे से 24 घंटे तक, लेकिन अगर हम लोगों ने क्लोरथैलिडोन ले ली तो वो जो है 48 घंटे तक भी उसका एक्शन देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे थायराइड जो है नॉट एक्सटेंसिवली मेटाबॉलाइज, यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये जो है जनरली अनचेंज्ड फॉर्म में ही किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। नाउ थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमारे जैसे थायाजाइड और जो भी थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे ब्लड मतलब हाइपरटेंशन के साथ साथ वो हमारे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ओबीज, एल्डरली और डायबिटिक पेशेंट्स में इनका यूज़ काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो भी हमारे हार्ट फेलियर और एक्सेस सोडियम इंटेक की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे थायराइड डायूरेटिक्स हमारे कैल्शियम लेवल और डिक्रीज्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो मतलब ये हमारे जो है कैल्शियम लेवल को यहाँ पे बढ़ाने का भी काम करते हैं और यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा कमजोर होने लगती हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट करता है, क्योंकि बोन के लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो सकें, ठीक है। नाउ अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे मतलब इसके क्या क्या चीज़ें साइड इफेक्ट कह सकते हो देखने को मिल सकते हैं। तो दे कैन लीड टू, मतलब कि देखिए अब चूंकि ये हमारे कह सकते हो सोडियम को, ठीक है, और कैल्शियम को, तो इन सबके लेवल को मतलब एक्सक्रीट ज़्यादा कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से इनका जो है लो लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा इसका पोटेशियम पे भी एक्शन होता है, तो उसकी वजह से इन दोनों के लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज एलिवेटेड कैल्शियम लेवल्स। और यहाँ पे देखिए एक काम ये और करता है कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो कब देखिए बॉडी को भाई एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए, हो सकता है ये कैल्शियम लेवल को बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, ठीक है, तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन का केस है, तो चूंकि हमारे यहाँ पे यूरिन के अमाउंट को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे डिजनेस, हेडेक्स और काफ़ी ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर। देखिए वैसे हम लोग इसको हाई बीपी में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इसने बहुत ज़्यादा ही हमारा यूरिन के थ्रू अमाउंट को निकाल दिया तो हमारा काफ़ी लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे ग्लूकोज टॉलरेंस और इसके बाद यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स को भी यहाँ पे पोटेंशियली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विच इज पार्टिकुलरली मतलब कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके शुगर लेवल्स को यहाँ पे ये बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड किडनी फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये क्या कर रहे हैं कि हमारे यूरिन के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब किडनी यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा तो यानी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो जब किडनी ज़्यादा काम करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे किडनी फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पे ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वैसे बहुत सारी ड्रग्स हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अगर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरथायजाइड आ जाती है। तो इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग हर एक ड्रग को नहीं देख सकते, ठीक है, और बहुत डिटेल में भी नहीं देख सकते, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारी प्रोटोटाइप थायराइड होती है, मतलब कि ये हमारी प्रोटोटाइप ड्रग होती है, ठीक है, और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दिस प्रोटोटाइप थायराइड डायूरेटिक रिड्यूसेस इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो वही हमारा जो सोडियम और क्लोरीन वगैरह हो गया, ठीक है, तो उन सबके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। दस इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जिसकी वजह से हमारा एक्सक्रीशन यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकलना बढ़ जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो भी हाइपरटेंशन के अलावा इसको जो है हमारा एडिमा, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इन सभी केस में भी हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे, देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थायाजाइड को देखा है और अभी भी हम लोगों ने इसको भी बहुत डिटेल में नहीं देखा है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अपने डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हाई सेलिंग डायूरेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी सेकंड क्लास होती है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाई सेलिंग डायूरेटिक्स आल्सो नोन एज लूप डायूरेटिक्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे लूप, देखिए ये कहीं कहीं आप लोगों को लूप डायूरेटिक्स के नाम से देखने को मिलेगा। तो लूप डायूरेटिक्स यानी कि जो हमारे लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। लूप ऑफ हेनले आप लोगों को पता हो तो नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलता है। अगेन हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे अपने डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में। आई थिंक यार शायद मुझे एकदम याद नहीं है, बट शायद ये चैप्टर आप लोग का मेडिसिनल में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे।
हाँ मेडिसिनल में ही है, बेसिकली डायूरेटिक्स हमारा मेडिसिनल में है, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आर अ क्लास ऑफ डायूरेटिक्स दैट आर हाईली इफेक्टिव इन प्रमोटिंग डायूरेसिस, तो ये भी हमारे डायूरेसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे कहाँ कहाँ काम करते हैं, ये हमारे क्लोराइड चैनल, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों पे काम करते हैं, यानी इन तीनों के रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग बात करें तो दिस रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे हमारे बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है। देखिए आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास थोड़ी है। यूरिन के अमाउंट को बढ़ा दे रहे हैं तो ब्लड अमाउंट लो हो जा रहा है। अब कैसे बढ़ा रहे हैं, यूरिन के अमाउंट को वैसे बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो भी ये रीअब्जॉर्प्शन वाला फेज था, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन में देखिए क्या हो रहा था कि हमारा जो यूरिन से कह सकते हो कुछ चीज़ें हमारे ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जा रही थी, तो उसको इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई हमारा यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है और ब्लड का वॉल्यूम अमाउंट लो हो जाता है, सिंपल है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे जो है मतलब वही है कि हम लोग जो है रिलेटिवली क्विक होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओरली यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और यहाँ पे इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही लिटिल फ्रैक्शन इसका फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। मतलब देखिए आपको पता है कि अगर हमारे ड्रग जो है प्रोटीन बाइंड, अगर प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाइंड रहेगी तो वो यहाँ पे इफेक्ट तो शो नहीं कर पाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रैक्शन एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही लिटिल फ्रैक्शन एक्टिव होता है। बाकी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 30 से 60 मिनट में लेने के बाद देखने को मिल जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारी जैसे कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं इसके अंदर, जैसे हमारी सबसे जो फेमस ड्रग होती है लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, तो ये हमारी यहाँ पे मेनली मेटाबलाइज और मेटाबलाइज होती है लिवर से, ठीक है, और हमारी एक्सक्रीट होती है किडनी से अनचेंज्ड फॉर्म में, मतलब ज़्यादा इसका मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता है, मतलब ये मिनिमली मेटाबलाइज्ड होती है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इसका देखने को नहीं मिलता है, अनचेंज्ड फॉर्म में ही ये किडनी से एक्सक्रीट कर दी जाती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे किडनी से ही एक्सक्रीट होते हैं, आइदर अनचेंज, या तो अनचेंज्ड फॉर्म में या तो मेटाबलाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। देखिए आई एम अगेन सेइंग कि आप लोग को अगर फार्माकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को फार्माकोलॉजी 1 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने 4 सेमेस्टर की यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं पढ़ी है तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोग को शायद बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा होगा। मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग को फर्स्ट पार्ट में पढ़नी थी, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने फिर बहुत सिंपल नोट्स बनाई हुई है, ठीक है, तो अगर आप लोग लेक्चर नहीं भी देखना चाहते हो तो ऐप पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट 4 सेमेस्टर के सेक्शन में नोट्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार नोट्स पे नज़र डाल लेना, ताकि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग को रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, तो देख लेना एक बार अगर हो सके तो। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स के बारे में, तो ये भी हमारी एक थर्ड क्लास होती है जो कि हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में बहुत ही इफेक्टिवली यूज की जाती है। बाकी देखिए अगर इनकी एफिकेसी की बात करें तो एफिकेसी इसकी थोड़ा कम होती है, और जनरली क्या होता है, जनरली ये हमारा जो है बाकी डायूरेटिक्स से साथ में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है पोटेशियम के लॉस को थोड़ा सा इनिबिट करते हैं। मतलब कि देखिए ज़्यादातर जो डायूरेटिक्स हम लोगों ने देखा तो वो कर क्या रहे थे कि हमारा सोडियम को भी कह सकते हो बाहर कर रहे थे यूरिन में, ठीक है, क्लोराइड को तो कर ही रहे थे, और पोटेशियम को भी कर दे रहे थे। तो पोटेशियम क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा अगर बाहर चला गया तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, थोड़ा पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए भी नेसेसरी होता है। तो ये जो हमारे पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ये पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। बाकी दे आर जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोक्लोरथायजाइड, तो हमारी ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर यूज की जाती हैं। टाइप्स की बात करें तो देखिए ये हमारी 2 टाइप की होती है, एक हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है और सेकंड हमारा यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की बात करें तो देखिए एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे सिक्रीट करती है। तो देखिए दीज ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो देखिए जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमारे HAP2 में अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो आप लोग को पता होगा, नहीं पढ़ा तो सिंपली समझो एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है और ये किस क्लास में बिलोंग करता है, हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की क्लास में बिलोंग करता है। तो ये बाइंड करता है हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो और यहाँ पे ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे नेफ्रॉन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग इसको बहुत डिटेल में अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे।
तो एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि हमारे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को यहाँ पे प्रमोट करता है। देखो ध्यान से समझना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है हमारे यहाँ पे, देखिए एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारा जो है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। मतलब कि पोटेशियम को यहाँ पे यूरिन के थ्रू बाहर निकालने लगता है और सोडियम को यहाँ पे ब्लड में दोबारा से इकट्ठा करने लगता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब सोडियम हमारी बॉडी में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा और इसी की वजह से तो हाइपरटेंशन हम होता है। और ये जो पोटेशियम है हमें इसको भी थोड़ा सा बचाना है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस एल्डोस्टेरोन को ही इनहिबिट कर दें तो ये दोनों चीज़ें हमारी होना बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही बात है कि ये जो हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, तो ये दो टाइप की होती है। तो एक जो टाइप होता है वो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का एक्शन नहीं होता है। बाय ब्लॉकिंग एल्डोस्टेरोन दीज ड्रग्स रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो वो दोबारा से किडनी में बढ़ने लगता है, लीडिंग टू माइल्ड डायूरेसिस एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमें माइल्ड डायूरेसिस, यानी कि कह सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ही ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा माइल्ड अमाउंट में बढ़ा देता है और हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। एट द सेम टाइम दे कंजर्व पोटेशियम, यानी कि उसी टाइम ये क्या करता है कि हमारे पोटेशियम को भी ये कंजर्व कर देता है बाय प्रिवेंटिंग इट्स एक्सक्रीशन, यानी कि उसका एक्सक्रीशन यहाँ पे प्रिवेंट कर देता है, विच इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया। देखिए और ये चीज़ यहाँ पे उन पेशेंट्स में बहुत मेजर रोल हो जाती है जिनको हाइपोकैलेमिया, यानी कि हाइपोकैलेमिया हमारी वो प्रॉब्लम होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसमें कैल्शियम का लेवल पोटेशियम का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम, अब अगर किसी को पहले से ही उसकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है और उसके बाद उसका पोटेशियम अगर और ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एट लास्ट में उसकी बॉडी में पोटेशियम बिल्कुल कम खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी हो जाती है हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इस केस में, ठीक है, हाइपोकैलेमिया वाले केस में। और देखिए जो सेकंड टाइप होता है वो हमारे यहाँ से सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये सिंपल सी बात है कि ये हमारे जो है सोडियम चैनल को, जो कि हमारा मेनली जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं उनको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है, रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता, मतलब कम हो जाता है और सोडियम जो है हमारा किडनी से जो है एक्सक्रीट होने लगता है, ठीक है, सॉरी यूरिन से, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे माइल्ड डायूरेसिस देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे दे ऑल्सो रिटेन पोटेशियम, और देखिए उसके बाद यहाँ पे ये पोटेशियम को भी रिटेन करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये हमारे एक साथ मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब सोडियम यहाँ पे कह सकते हो जाता है तो पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है, तो मतलब ये एंटी पोल्टर होते हैं, ठीक है, तो एक अगर बाहर जा रहा है तो दूसरा अंदर आएगा। तो एक अगर हमारा कह सकते हो एक अगर हमारा एक्सक्रीट हो रहा है, तो अगर सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है तो पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होने लगेगा। तो वही चीज़ है कि सो बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम एक्सक्रीशन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसका जो है ओरली काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, और यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसके अंदर जैसे एक जो हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन होती है वो हमारी काफ़ी एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज्ड होती है, ठीक है, और हमारी जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं अमीलोराइड, ठीक है, तो ये हमारी ज़्यादा एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज्ड नहीं होती हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, तो उसमें जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये बहुत अच्छे से मेटाबलाइज हो जाती है, जबकि जो अमीलोराइड है ये हमारी जनरली अनचेंज्ड फॉर्म में ही हमारे एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। दीज ड्रग्स आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन थ्रू द किडनीज, ठीक है, तो सिंपल सी बात है हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्लास की, तो ये हमारा आ जाता है ACE इनहिबिटर्स, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होती हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा यही हमारी एंटी हाइपरटेंशन के केस में यही दवाएं हमारी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा अपने रास सिस्टम को, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1, तो जब तक ये हमारे यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये काम करेगा नहीं। और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है, हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या हो कि अपने इस ACE को ही ब्लॉक कर दे तो हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, और जब ये बनेगा नहीं तो इसकी वजह से हमारे जो भी चीज़ें हो रही थी, जैसे इसकी वजह से हमारा यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा था, इसकी वजह से हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी जो कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन में अपना मेजर रोल प्ले कर रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए
Angiotensin converting enzyme inhibitors are class of medications commonly used to manage hypertension and other cardiovascular conditions। तो वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे इसको हाइपरटेंशन और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में हमें यहाँ पे ये ड्रग्स देखने को मिलती है, बट मेन हम लोग यहाँ पे हाइपरटेंशन में ही इसका यूज़ करते हैं। और दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एसी एंजाइम, तो ये मेनली हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए एसी इनहिबिटर्स हमारे क्या करते हैं कि हमारे एसी एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है भाई, यही तो हमारा पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि यही हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है बाय इनहिबिटिंग एसी, यानी कि इसको इनहिबिट करके क्या होता है, दिस ड्रग्स रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड लीडिंग टू वैसोडाइलेशन। तो जब ये हमारा इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होगा, बनेगा नहीं है, जिसकी वजह से इसका लेवल कम हो जाएगा और हमारा यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारा ये क्या करता है कि ऐसी एंजाइम को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और सिंपल से हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनना बंद हो जाता है। ठीक है। नाउ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसका जो भी मोस्ट ऑफ दी जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं वो हमारे जीआईटी यानी कि सिंपल सी बात है ओरल रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें तो जो हमारे इनैलेप्रिल है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे इसकी एक्टिव फॉर्म यानी कि इनैलेप्रिलाइट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये हमारी टाइप की प्रोड्रग होती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारी जो है बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इनकी प्रोटीन बाइंडिंग जो है वेरिंग डिग्री यानी कि अलग अलग ड्रग के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो हमारी एसी इनहिबिटर्स होती हैं जैसे कि हमारा इनैलोप्रिल हो गया, लिजनोप्रिल हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारी ज़्यादातर हमारी जो एसी इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, प्रोड्रग होती हैं, यानी कि वो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव होती हैं। तो वो क्या होता है कि ये हमारा जो है रिक्वायर कन्वर्जन टू दियर एक्टिव फॉर्म, यानी कि इनका यहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और बाकी अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एसी इनहिबिटर्स हमारी प्राइमरीली जो है किडनी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, या तो अनचेंज्ड फॉर्म में या तो मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में। अब अगर थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारी मेन चीज़ वही है कि ये हमारे हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, ठीक है, और उसके बाद रीनल फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने में, उसके बाद हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में जो भी हमारा कह सकते हो किडनी डैमेज को थोड़ा सा डिले, मतलब कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके प्रोग्रेशन को डिले करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा जैसे कफ जो देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाइपोकैलेमिया, तो कैल्शियम का लेवल थोड़ा कम हो सकता है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है, रैशेज, इचिंग और लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर की कुछ ड्रग्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है हमारी कैप्टोप्रिल। ठीक है। तो कैप्टोप्रिल देखिए हमारी एक टाइप की एसी इनहिबिटर होती है और वाइडली यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा हार्ट फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब कि जब डायबिटीज़ की वजह से हमारे नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो इन सब के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारी फर्स्ट एसी इनहिबिटर थी, मतलब कि पहली ड्रग थी एसी इनहिबिटर्स के अंदर, ठीक है, जो डिस्कवर की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे इसकी शॉर्ट लाइफ थोड़ी सी रिलेटिवली मतलब काफ़ी कम होती है, और हाफ लाइफ थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारी जो है ओरल रूट से काफ़ी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी लगभग 60 से 75% देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ज़्यादातर एसी इनहिबिटर्स हमारी प्रोड्रग होती हैं, लेकिन ये हमारी प्रोड्रग नहीं होती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी ये हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है। हाफ लाइफ इसकी 2 से 3 घंटे देखने को मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 6 to 12 आवर्स तक देखने को मिलता है। और डोजेज की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 बार हमें जहाँ पे डेली लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोडक्ट एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिजनोप्रिल, यानी कि देखिए ये कैप्टोप्रिल जो हम लोगों ने अभी देखा और एक हमारी ड्रग होती है लिजनोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी एसी इनहिबिटर्स होती हैं वो सारी हमारी प्रो ड्रग होती हैं। अब कैप्टोप्रिल के अंदर हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। रैमिप्रिल और पेरिनोप्रिल हमारी लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एसी इनहिबिटर्स हमारी यहाँ पे टेराटोजेनिक होती हैं, यानी कि जो भी हमारा बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको यहाँ पे ये अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कि प्रेगनेंसी में इनको यहाँ पे मना किया जाता है, प्रेगनेंसी में यहाँ पे ये नहीं ली जाती हैं। ठीक है। नाउ हमारी यहाँ पे थर्ड क्लास आ जाती है वैसोडाइलेटर्स। तो ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में। तो देखिए सिंपल सी बात है, वैसोडाइलेटर्स हमारी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर एक क्लास होती है जो कि क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स की स्मूथ वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से हमारा वैसोडाइलेशन हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हो जाता है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वैसोडाइलेटर्स कॉज वैसोडाइलेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन करेंगे बाय डायरेक्टली रिलैक्सिंग द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो भी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनको यहाँ पे रिलैक्स कर देते हैं। बट इट डज नॉट डिपेंड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड नर्वस और रिसेप्टर कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ना तो इनके ऊपर कोई नर्वस, मतलब कि आपको पता है ज़्यादातर जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, तो ये हमारा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है रिसेप्टर के कंट्रोल में भी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे रिड्यूस कर देती हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा वास्कुलर रेजिस्टेंस भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो उसको भी रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा एलिवेटेड बीपी लेवल्स यहाँ पे लो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को भी बढ़ाने का काम करती हैं, और ये भी हमारा एक टाइप का पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, यानी ये भी वैसोडाइलेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड खुद एक वैसोडाइलेटर होता है और ये उसके लेवल को बढ़ा देती हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पे काम देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल्स को भी यहाँ पे ओपन कर देती हैं, जिसकी वजह से देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो हमारा डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, सॉरी जो हमारा रीपोलराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम ही तो मेजर रोल प्ले, उसमें पोटेशियम ही तो मेजर रोल प्ले होता है। जब पोटेशियम हमारा बाहर जाता रहता है तो वापस से क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो है -90 मिलीवोल्ट पे आ जाता है, ठीक है, और हमारी पोल जो है वापस से रीपोलराइज हो जाती है। तो देखिए रीपोलराइज होने के बाद एक स्टेट होती है हाइपर पोलराइजेशन। तो सिंपल सा समझो, मतलब वही चीज़ है कि ये हमारा रीपोलराइजेशन जब होगा तो क्या होगा, ये हमारी वो स्टेट होती है जब हमारा वैसोडाइलेशन होने लगता है, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और डायलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही चीज़ है कि ये हमारे जो है पोटेशियम चैनल्स को भी यहाँ पे ओपन कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इनका यहाँ पे ये हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट देखने को मिलती है। टिपिकली यहाँ पे 25 से 50% तक इनकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ड्रग्स एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी मेटाबलाइज हो जाती हैं लिवर से, और प्राइमरी यहाँ पे इनका जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो हमारी एसिडाइलेशन के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को तभी पता होंगी जब आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी का 4th सेम में, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन यहाँ पे इनका प्राइमरी हमारे यूरिन के थ्रू होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा बाइल जूस के थ्रू भी यहाँ पे ये एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, ठीक है। हाफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे टिपिकली जो है 3 से 7 आवर्स तक इनकी हाफ लाइफ देखने को मिलती है। अब इसके अंदर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है हमारी यहाँ पे मिनॉक्सिडिल, और मिनॉक्सिडिल का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। बेसिकली ये हमारी आज के दिन में सबसे ज़्यादा हमारी ये हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। तो देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में ये क्यों यूज किया जाता है उसको भी हम लोग देखें तो ये देखिए ये क्या होती है, ये हमारी बहुत ही पोटेंट, मतलब कि काफ़ी अच्छी वैसोडाइलेटर होती है। तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हेयर फॉल बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारे हेयर स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई जब मिलना बंद हो जाती है तो क्या होता है भाई, ब्लड के थ्रू ही तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि चाहिए होते हैं उनको मिलते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाती है तो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी मिनॉक्सिडिल है ये करती क्या है, ये हमारे यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हेयर को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, देखिए वैसे इसका यूज हमारा हाइपरटेंशन में भी हो सकता है, लेकिन मेनली आज के दिन में इसका यूज हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो मेनली ये क्या करती है कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हमारे इस हेयर को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं उनको यहाँ पे डायलेट कर देती है, और जब डायलेट कर देती है तो क्या होता है भाई, दोबारा से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और जो हमारा हेयर लॉस है वो हमारा प्रिवेंट हो जाता है। बस यही साइड इफेक्ट है इसका कि इसको आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू यूज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक बार किसी ने भी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया हेयर लॉस के लिए, ठीक है, तो मिनॉक्सिडिल हमारा एक बहुत ही पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है फॉर सीवियर एंड रेजिस्टेंस केसेज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। वाइल इट इज मोर इंपॉर्टेंटली कॉमनली नोज फॉर इट्स ट्रीटिंग हेयर लॉस, यानी कि जो हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है उसमें यहाँ पे इसको ज़्यादा जाना जाता है बजाय हाइपरटेंशन के, ठीक है। बाकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, और नियरली यहाँ पे 90% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। तो देखिए मिनॉक्सिडिल वैसे हेयर लॉस के लिए आजकल इसका टिपिकल सोल्यूशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे टिश्यूज में एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका यहाँ पे लार्ज देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ पे लिवर से इनएक्टिव मेटाबोलाइट के फॉर्म में मेटाबलाइज हो जाती हैं विया ग्लूक्योरोनिडेशन, ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे यहाँ पे ये मेटाबलाइज हो जाती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये जो है मेनली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं, और हाफ लाइफ इसकी नियरली जो है 4 आवर्स तक देखने को मिलती है।
ना हम बात करें नेक्स्ट ड्रग की, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये भी हमारी एक बहुत ही पोटेंट और फास्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर होती है, और इसको यहाँ पे प्राइमरी जो है एक्यूट सिचुएशंस, मतलब कि यहाँ पे इसको ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे तुरंत मतलब चाहिए होता है कि बीपी तुरंत यहाँ पे काफ़ी मतलब लो हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर बीपी तुरंत मान लीजिए बहुत ही एक्यूट मतलब छोटे टाइम इंटरवल के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमें चाहिए कि तुरंत ही काम करे, तो ये काफ़ी फास्ट एक्टिंग होती है, तो तुरंत यहाँ पे बीपी को लो कर देती है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे ये इंट्रावेनसली यानी कि ये इंजेक्शन के फॉर्म में आईवी रूट से दी जाती है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत तेज काम करती है। उसके बाद यहाँ पे रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो रैपिडली मेटाबलाइज भी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो है मतलब वही है कि हमारे द प्राइमरी मेटाबलाइज इज एक्सक्रीटेड, तो मतलब यूरिन के थ्रू हमारी एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। और हाफ लाइफ की बात करें तो हमें यहाँ पे बहुत कम टाइम की इसकी हाफ लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अब अपनी लास्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए वैसे हम लोगों ने बाकी अपने क्लासिफिकेशन में एक बेसिक फॉर्म में देख ही लिया, बाकी इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में बाकी सबको नहीं देखेंगे, बस इतना हमारा काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे तो इतना भी आप लोग लिख के आने वाले हो नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग को बस 4-5 पेज चाहिए, तो वो तो आप लोग के बहुत कम में ही हो गए थे, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैल्शियम हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कैल्शियम अगर हमारे कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा भाई, कैल्शियम हमारा कॉन्स्ट्रक्शन कर नहीं पाएगा, है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एंजाइना और एरिथमिया के केस में भी इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है कैल्शियम के इन्फ्लक्स, यानी कि इन्फ्लक्स मतलब वही जो हमारा कैल्शियम यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर एंटर करता है, तो उसके इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देती हैं। और ये मेनली एल टाइप यानी कि जो हमारे लीकेज चैनल्स होते हैं कैल्शियम के, उसको यहाँ पे इनहिबिट करती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ हमारे जो भी स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट की, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और हार्ट की स्मूथ मसल्स पे यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वैसोडाइलेशन और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस देखने को मिलती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे दो तरह के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, मतलब दो जगह के। पहला वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लॉक करके ये क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और हार्ट में ब्लॉक करके ये क्या करती है, हमारे यहाँ पे हार्ट का जो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट है उसको थोड़ा सा स्लो कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे टेकन ओरली मतलब कि ओरली ली जाती है, ठीक है। और बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे वैरी होती है फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी बहुत ही हाईली प्रोटीन बाउंड नेचर की होती है, जिसकी वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वाइड होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे लीवर से मेटाबलाइज हो जाती है साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारी यहाँ पे जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है, और कुछ हमारी फीसेज यानी कि फीसेज के थ्रू भी एक्सक्रीट कर दी जाती है, ठीक है। हाफ लाइफ की बात करें तो जैसे हमारे डिफरेंट जैसे एम्लोडिपिन हो गया, तो इसकी हाफ लाइफ हमारी 30 से 50 आवर तक की होती है, जबकि हमारा वेरामिपिल हो गया, ठीक है, और डायल्टियाजिम हो गया, तो इसकी यहाँ पे थोड़ी सी हाफ लाइफ कम देखने को मिलती है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, माइग्रेन, इन सभी में देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा पेरिफेरल एडिमा हो गया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में यहाँ पे इसका जो है ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक हमारी जैसे एक इंपॉर्टेंट ड्रग वेरामिपिल हो जाती है, तो देखिए ये हमारी जो है फिनाइल एल्काइल अमीन क्लास में बिलोंग करती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, बायोअवेलेबिलिटी इसकी 20 से 35% देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्योंकि हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे लिवर से मेटाबलाइज हो जाती है और यहाँ पे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये थी हमारे यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की वीडियो, एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी यहाँ पर लेंथी थी, बट आई होप कि आप लोग को सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसे लगी आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहां पर भी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।